हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन की देवराज चौहान सीरीज का नॉवेल जिन का छठवां भाग। देवराज चौहान ने जब बंगले में प्रवेश किया तो रतनचंद और बंसीलाल बंगले के सामने सड़क पार फुटपाथ पर नजर आ रहे पेड़ों की ओट में जा दुबके थे। अभी दिन का उजाला बाकी था, शाम हो रही थी। अब क्या करें, रतनचंद ने पूछा। अंधेरा होने पर बंगले में जाएंगे। जब ये नींद में होगा तब चुपचाप वो पैकेट ढूंढ कर खिसक लेंगे। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो कह देंगे उसी को ढूंढते हुए हम बंगले में आए हैं, वो पैकेट वापस लेना है। उसके पैरों को हाथ लगा देंगे, मान जाएगा। बंगले में रहता है, शरीफ आदमी ही होगा। बंसीलाल ने समझाने वाले अंदाज में कहा। ठीक है, अंधेरा होने तक यहीं जमे रहते हैं। वो पैकेट मिल गया तो 5-7 रुपये और मिल जाएगा। पैकेट का सौदा उससे कर लेंगे जो हमारे पास प्यारे लाल के साथ आया था, और वो तो हो जाएगा, पहले पैकेट तो हाथ में आ जाने दे। दोनों देवराज चौहान के बंगले के सामने टिके नजर रखते रहे। अगला दृश्य, गजाला। बेहद खूबसूरत, हसीन, देखने वाला अपलक देखते ही रह जाए, लेकिन बेहद खतरनाक। वैज्ञानिक शक्तियों की मलिका। बहुत बड़ी विशाल प्रयोगशाला थी उसकी अपनी, गुप्त प्रयोगशाला। दुनिया भर के चोटी के वैज्ञानिक उसकी प्रयोगशाला में उसके लिए आविष्कार करते थे। कुछ दौलत के लिए उसके साथ थे, तो कुछ को अपहरण करके, बेबस करके ज़बरदस्ती अपने साथ रखा हुआ था। गजाला को जो चाहिए होता वो हासिल कर लेती। जो उसके काम का वैज्ञानिक होता, उसे अपने काम में शामिल कर लेना उसके लिए मामूली काम होता। गजाला का सिर्फ एक ही सपना था, विश्व विजेता बनना। वो दुनिया को एक सूत्र में पिरो देना चाहती थी। जगह जगह बनी देशों की सीमाएं समाप्त कर देना चाहती थी। कहीं जाने के लिए किसी को किसी की इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी। जो जहाँ जाना चाहे वहीं जा सकता था। सारी पृथ्वी सबके लिए थी, और ऐसी दुनिया पर मल्लिका बनकर एक छत्र राज करना चाहती थी गजाला। विश्व विजेता बनने के लिए सालों से वह एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही थी। उसकी एक प्रयोगशाला गुप्त रूप से हिंदुस्तान की सीमाओं के भीतर थी। दूसरी प्रयोगशाला फिनलैंड के घने और ठंडे जंगलों के बीच थी, गुप्त रूप से। और बेहद खास और गुप्त जगह पर उसने अपना देश बसा रखा था, जहाँ वो मल्लिका की तरह रहती थी। उसके छोटे से देश की जनसंख्या 3 लाख के आसपास थी। दुनिया में जिन लोगों पर अत्याचार हुआ, जो दुनिया से तंग आकर आत्महत्या करना चाहते थे या करने की चेष्टा कर चुके थे, या फिर वो अपराधी जो फांसी के रूप में मौत के मुंह में पहुंच चुके थे, जो दोबारा अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका चाहते थे, और अब कानून और दुनिया उन्हें मौका देने को तैयार नहीं थी। ऐसे लोग उसने उठवाकर अपने देश में मंगवा लिए थे। ऐसे ही नागरिक थे उसके, जो कि उसके देश की दुनिया में पहुंचकर अब बहुत खुश थे। हर किसी को उसके अनुभव और मेहनत के आधार पर काम के रूप में जिम्मेवारी दे दी गई थी। वहाँ मौजूद आदमी औरत जो आपस में विवाह करना चाहते थे कर लेते थे, कोई मनाही नहीं थी। हर कोई गजाला का वफादार था, उसका आदर करता था। 3 लाख की जनसंख्या वाला गजाला का देश ज़मीन के ऊपर बना हुआ था, लेकिन उसे कोई देख नहीं पाया था। इसकी वजह गजाला के वैज्ञानिकों का छोटा सा आविष्कार था। उसके देश के गिर्द और आसमान में उसके वैज्ञानिकों ने आविष्कार के पश्चात खास किरणों का जाल फैला दिया था, जिससे कि किसी को नज़र नहीं आ पाता था कि वहाँ क्या है। देखने वाले को वहाँ धुंध और कोहरा जैसा ही नज़र आता, जबकि उसके देश के लोग उन किरणों के पार सामान्य रूप से देख लेते। उन्हें एहसास भी ना हो पाता कि रहस्यमय सुरक्षा से भरी किरणें बाहरी लोगों की निगाहों से उनकी रक्षा कर रही हैं। एक खास दरवाजे से बाहर जाने में उन्हें मनाही थी, और अभी तक तो किसी ने बाहर जाने की चेष्टा ना की थी। गजाला का बसाया गुप्त देश पूरी तरह फल फूल रहा था। हर दिन गजाला की कोशिशें विश्व विजेता बनने के लिए तेज हो रही थी। वो पूरी तैयारी के साथ एक ही बार में विश्व पर हमला करना चाहती थी कि सब उसके सामने सिर झुका दे। जिसका सिर ना झुके उसे खत्म कर दिया जाए। गजाला का शिकंजा खामोशी से गुप्त रूप से दुनिया के हर हिस्से में कसता जा रहा था। दुनिया में ऐसी कोई जगह न थी जहाँ उसके आदमी ना मौजूद हों। इन सब कामों के लिए अथाह दौलत की ज़रूरत थी। दौलत गजाला के पास बेपनाह थी। विश्व विजेता बनने के रास्ते में दौलत की कमी रुकावट न बने, इसलिए दौलत को इकट्ठा करने की उसकी कोशिशें बराबर जारी रहती थी। दौलत पाने का उसके लिए पहला और आसान रास्ता था आतंकवाद। आतंकवादियों के कई नामी संगठन उसके अपने थे। वही जन्मदाता थी उन संगठनों की। परंतु कोई न जानता था इस सच को। गजाला का भरसक प्रयत्न होता कि किसी भी मामले में उसका नाम न उछले, ताकि वो बिना किसी परेशानी के अपना काम करती रहे। फिर भी कहीं ना कहीं तो उसका नाम सामने आ ही जाता था। जो देश उसे मुंह मांगी दौलत दे, वो उसका हर गलत काम खुशी से पूरा करती। गजाला के बारे में पाठक बंधु पूर्व प्रकाशित उपन्यासों में बखूबी पढ़ चुके हैं, और पाठकों की इच्छा पर ही गजाला को पुनः श्रृंगार के साथ प्रस्तुत उपन्यास जिन में पेश किया जा रहा है।
किसी देश को अपने पड़ोसी देश में आतंक फैलाना हो तो इस काम के लिए गजाला हाजिर थी। किसी देश में नकली नोट फैलाकर देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़नी हो तो गजाला हाजिर। किसी देश में ड्रग्स यानी नशीले पदार्थ फैलाकर युवा पीढ़ी को गुमराह और बर्बाद करना है तो गजाला हाजिर। किसी देश में हथियारों को फैलाकर उन्हें पेन से भी सस्ता बेचना है तो गजाला हाजिर। कहीं दंगा फैलाना है तो गजाला हाजिर। देश के भीतर ही एक सत्ता की पार्टी दूसरी सत्ता के नेता को खत्म कराना चाहती है तो गजाला हाजिर। किसी देश के प्रधानमंत्री या महत्वपूर्ण नेता को खत्म करवाना है तो गजाला हाजिर। ऐसा कोई काम नहीं था जो गजाला की हद से बाहर हो। हर काम वो कर सकती थी, बशर्ते कि काम की कीमत उसकी पसंद की हो। हाथ में लिए हर काम को वो पार्टी की तसल्ली के हिसाब से पूरा करती थी, नोट अपनी तसल्ली के। कई देशों की सरकारें उसके हाथ की कठपुतलियाँ थीं। उनकी कमजोरियाँ सबूतों के साथ गजाला के हाथों में थीं। इन कामों की आड़ में गजाला का विश्व विजेता बनने का काम रफ्तार के साथ चल रहा था। गजाला की विश्व विजेता बनने की कोशिशें मंजिल के करीब पहुंचती जा रही थीं। वो जानती थी कि वह वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जब संसार की एकमात्र मलिका वो होगी, और सिर्फ वही होगी। उसके वैज्ञानिकों ने बदन को कपा देने वाले आविष्कार पूरे कर रखे थे। महज चंद आविष्कार बाकी थे, जिनके पूर्ण होते ही गजाला ने हरकत में आ जाना था कि विश्व विजेता बन सके। यूँ तो उसकी तैयारी आज भी पूरी थी, परंतु वह जल्दबाजी करके अपना काम कहीं भी बिगाड़ना न चाहती थी। जब तक स्वयं उसे भरपूर तसल्ली ना हो कि अब उसे विश्व विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता, तब तक वो कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। इस वक्त गजाला अपने छोटे से देश में अपने छोटे से महल में मौजूद थी। घुटनों से लंबी स्कर्ट डाल रखी थी, ऊपर उसी रंग का ब्लाउज था। बालों को पीछे की तरफ करके शोक पीले रंग के रिबन से बांध रखा था। उसके होंठ जैसे नक्काशी किए लग रहे थे, उन पर सुर्ख लिपस्टिक लगा रखी थी। उसके गाल ऐसे कि मुस्कुराने पर वहाँ जो गड्ढे नजर आते वो सामने वाले को नशे में भर देते। उसकी कजरारी आंखों में देखने पर ऐसा लगता जैसे कि वो किसी झील की गहराई में जा उतरा हो। कुल मिलाकर किसी कलाकार की बनाई मूरत लग रही थी वो। लेकिन वो खूबसूरत सूरत कितनी खौफनाक, कितनी जहरीली, कितनी हौलनाक थी, ये तो सिर्फ हम ही जानते हैं। वो विश्व विजेता बनने का ख्वाब मन में सजोई हुई थी। किसी भी कीमत पर दुनिया को जीत कर वो संसार की एकमात्र मालकिन बन जाना चाहती थी। ऐसे में जाने उसने कितनों के जीवन से खेलना था, कितनों को तबाह करना था। पृथ्वी के किन किन हिस्सों को उसने पूरी तरह तबाह कर देना था, और आज और भी जाने क्या क्या होना था जो कि भविष्य के गर्भ में था। उस हॉल नुमा कमरे में मौजूद इजी चेयर पर बैठी थी गजाला। आंखें बंद थी। चेहरा बता रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूबी है। तभी शांत में संगीत की बेहद मध्यम सी आवाज़ वहाँ गूंजने लगी। गजाला की आंखें खुली। उसके शरीर में मध्यम सी हरकत हुई। उसने बाईं कलाई पर बंधी घड़ी जैसी दिखने वाली चीज़ पर लगे बटनों में से एक बटन दबाया। मैडम। उसी पल उस घड़ी जैसे यंत्र में से आवाज़ निकली। कहो जौहरा। गजाला के होंठ हिले। कुबेर सिंह का कहीं भी पता नहीं चल रहा। मुझे कुबेर सिंह की ज़रूरत है जौहरा। मैडम, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जौहरा का भारी भरकम स्वर घड़ी जैसे यंत्र से निकलकर कानों में पड़ रहा था। मेरे सब आदमी इसी काम पर लगे हैं। हमने कुबेर सिंह के उन आदमियों को पा लिया है जिनके बीच 2 दिन पहले कुबेर सिंह मौजूद था, लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता कि कुबेर सिंह कहाँ है। गजाला के चेहरे पर सोच के भाव नजर आते रहे। कुबेर सिंह का खास साथी धनराज भी नहीं मिल रहा। पता चला है कि वे दोनों एक साथ ही गायब हुए। मेरे ख्याल में उन्हें इस बात का एहसास होगा कि आप उनकी तलाश अवश्य करवाएंगे। कुबेर सिंह को ढूंढो जौहरा, मेरे पास वक्त कम है। गजाला की आवाज़ में आदेश के भाव थे। यस मैडम। इसके साथ ही जौहरा की आवाज़ आनी बंद हो गई। गजाला ने कलाई पर बंधे घड़ी जैसे यंत्र का बटन पुनः दबाया और इसी चेयर पर आंखें बंद कर ली। उस हॉल में गजाला से चंद कदमों की दूरी पर अगला दृश्य। वो बहुत खतरनाक सा दिखने वाला व्यक्ति था जो 10 मिनट पहले उस शानदार सोफे की पुश्त के पीछे आ छुपा था। उसके साथ वैसे ही दरिंदे लगने वाले 2 अन्य व्यक्ति थे। उनमें से एक उस टेबल के पीछे मौजूद था और तीसरा दीवार के साथ मौजूद लकड़ी के खूबसूरत वार्डरोब की ओट में। सोफे के पीछे छिपे व्यक्ति की एकटक निगाहें इसी चेयर पर मौजूद गजाला पर थी। शायद वो भांप लेना चाहता था कि गजाला को उनके भीतर आ जाने का एहसास है या नहीं, लेकिन उसे यही लगा कि गजाला को उनकी मौजूदगी का आभास नहीं हो पाया। उसने अन्य दोनों को इशारा किया और सोफे की पुष्ट की ओर से खड़ा होकर दबे पांव गजाला की तरफ बढ़ने लगा। अन्य दोनों भी अपनी ओटों से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता गजाला की तरफ बढ़े। गजाला इजी चेयर पर सिर रखे आराम की मुद्रा में लेटी थी। वे एकाएक गजाला के करीब जा पहुंचे थे, बे आवाज़। गजाला ने उन्हें देखा, शांत सी देखती रही। तीनों के चेहरों पर दरिंदगी के भाव थे।
साली को लकवा मार गया है, एक ने दांत पीच कर कहा। हमें देखते ही बुद्ध बन गई है। गजाला के चेहरे पर कोई भाव न हो रहा। कब से तुम तीनों भीतर आए हुए हो? गजाला कह उठी। चंद कदम तय करके मुझ तक पहुंचने में बहुत देर लगा दी। वे चौंके। तेरे को पता था कि हम यहाँ हैं? एक ने चौंक कर कहा। तब से ही पता था, जब से तुम लोगों ने भीतर प्रवेश किया। गजाला मुस्कुरा पड़ी। कैसे पता चला तुम्हें? हमने तो कोई आड़ भी ना होने दी कि। गजाला ने छत की तरफ उंगली उठाई। तीनों की निगाह ऊपर गई तो उनकी आंखें सिकुड़ी। चेहरा कठोर हुआ। अजीब से भाव वहाँ आ ठहरे थे। छत पर छोटे छोटे शीशों का जाल लगा हुआ था, कुछ इस तरह की उसे देखने पर हॉल के फर्श का जर्रा जर्रा दिखे। उन्हीं शीशों के माध्यम से गजाला तभी उन्हें देख चुकी थी जब उन्होंने भीतर प्रवेश किया था। तभी एक ने गुर्रा कर कहा, ये लटके झटके हमें मत दिखा। कहने के साथ ही उसने कपड़ों में से लंबा सा छुरा निकाल कर हाथ में ले लिया। मैं बहुत खतरनाक हूँ, तेरी गर्दन एक ही झटके में काट सकता हूँ। अगर गर्दन बचाना चाहती है तो। दूसरा दांत खिटखिटा कर कह उठा। माल हमारे हवाले कर। हमें पक्का पता है कि तेरे पास तगड़ी दौलत है। तीसरे ने कहा। उसमें से थोड़ी बहुत हमें दे दे। तेरे पास यही रास्ता है अपनी जान बचाने का, वरना तू तो गई, कुतिया के भाव मरेगी। गजाला ने तीनों को बारी बारी देखा और मुस्कुरा पड़ी। तुम तीनों को तुम्हारे देश पाकिस्तान ने फांसी दे दी थी, ठीक कहा मैंने? वहाँ से तो हम बच गए, लेकिन तू हमारे हाथों से नहीं बच। मेरे आदमियों ने तुम तीनों को जेल से निकाला और यहाँ पहुँचा दिया। नई जिंदगी मिली और मिला दोबारा जीने का मौका। मेरे देश के नागरिक बन गए। यहाँ तुम लोगों को हर ऐशो आराम मिल रहा है। मेरे से दौलत लेकर क्या करोगे? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, एक ने शब्दों को चबा कर कहा। वापस पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। पाकिस्तान पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी और मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी दौलत लेकर मैं ताकतवर बन जाऊँगा। पाकिस्तान में हर कोई मुझे सलाम मारेगा। मैं वहाँ के अंडरवर्ल्ड का बड़ा बनूंगा। लेकिन इन सब कामों के लिए मुझे दौलत चाहिए। तेरे पास बहुत पैसा है, तभी तो तूने अपना ये छोटा सा देश बना रखा है। बोल, कहाँ है पैसा? हमें दे दे वो सब। उसने हाथ में पकड़ा चाकू उसके चेहरे के सामने लहराया। बेवकूफ़ी मत करो। गजाला समझाने वाले सर में कह उठी। यहाँ से ज़्यादा खुश और आज़ाद तुम कहीं नहीं रह सकते। मेरे पास आकर तुम लोगों ने गलती की है। इधर आने की तुम लोगों को इजाज़त नहीं है। मुझसे ऐसी बातें भी नहीं की जा सकती। फिर भी मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, चले जाओ और जो काम तुम लोगों को दिया वो पूरा करो। बकवास मत कर साली। चाकू वाला गुर्रा उठा। ये उपदेश हमें मत दे। नोट माल दौलत निकाल फुर्ती से चल। गजाला ने तीनों को देखा और इजी चेयर से उठते हुए बोली। इरादा पक्का करके आए हो? बहुत पक्का। हमें नावा देगी और यहाँ से बाहर किसी करीबी शहर भी पहुँचा कर आओगी। नहीं तो तेरी मौत। इसी चाकू से तेरे टुकड़े टुकड़े करके यहाँ बिछा देंगे। वो देखो। गजाला ने शांत भाव से वहाँ पड़े टेबल की तरफ इशारा किया। उस टेबल की ड्रॉज में भरा हुआ रिवॉल्वर है। उसे हाथ में पकड़ो, इस चाकू से तुम कुछ ना कर पाओगे। तेरे लिए तो चाकू ही बहुत। उसी पल सामने खड़ी गजाला की टांग हिली और उसके चाकू वाले हाथ पर जोरदार ठोकर पड़ी। चाकू उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। वो दो पलों के लिए हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा था कि चाकू से कुछ नहीं होगा। वहाँ से रिवॉल्वर निकाल। गजाला मुस्कुराई। एक फुर्ती से टेबल की तरफ भागा। दूसरा, जिसके हाथ से चाकू निकला था, वो वहशी जानवर की तरह गुर्रा कर गजाला पर झपटा। गजाला के करीब ही पहुंचा था कि उसके शरीर से टकराने से पहले ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसे दूर उछाल दिया। वो 6-7 कदम दूर जा गिरा। सारा शरीर झंझना उठा था उसका। तीसरा ठगा सा अपनी जगह पर खड़ा रह गया था। वो चाह कर भी समझ नहीं पाया कि गजाला पर झपटने वाला उसका साथी उसके शरीर से टकराए बिना ही पीछे कैसे आ गिरा। गजाला के होठों से मीठा सा कहकहा निकला। टेबल की ड्रॉ से रिवॉल्वर निकालकर वो फौरन गजाला की तरफ नाल का रुख करके गुर्राया। अब तू नहीं बचेगी। नीचे गिरने वाला दांत खिटखिटाकर उठता हुआ गुर्राया। खत्म कर दे साली को। अगर ये नोट देती है तो क्यों खत्म करे? तीसरा जल्दी से क्या उठा। नोट देगी? रिवॉल्वर वाला रिवॉल्वर थामे क्रूरता भरे ढंग में आगे बढ़ता क्या उठा। अपनी जान बचानी है तो नोट देगी। गजाला मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। जल्दी नोट दे और हमें यहाँ से बाहर निकाल। गजाला पुनः छोटी सी हंसी हंसी। बच्चे हो। समझदार इंसान कभी भी ये हरकत ना करता जो कि तुम लोग कर रहे हो। अगर यहाँ रहना पसंद नहीं तो तुम तीनों को यहाँ से बाहर वापस पहुँचाया जा सकता है। गजाला ने जैसे उन्हें एक मौका दिया। हमें अपनी बातों में फंसा रही है। पहले वाला क्या उठा। नोट नहीं देना चाहती? सीधी तरह बता, 10-20 करोड़ देती है, गोली मारे? मार दो। बकवास मत कर, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं भी मजाक नहीं कर रही। पल भर के लिए वह चुप्पी सी ठहर गई। मारूं? हाँ। गजाला के होंठ हिले और चेहरे पर मुस्कान ठहर गई। पहली गोली इसकी टांग पर मार, शायद एक गोली खाने से इसे अकल आ जाए। अगले ही पल वहाँ फायर का धमाका गूंजा। गोली गजाला की टांग के पास पहुंची और जाने किस चीज़ से टकराकर छिटक गई। ये क्या? उसने दूसरी गोली चलाई। उसका भी वही हाल हुआ। उसने हड़बड़ा कर एक के बाद एक गोलियां उसकी छाती का निशाना लेकर चला दी। फायरों से वो हॉल नुमा कमरा गूंज उठा।
एक भी गोली गजाला को ना लगी। सब गोलियां उसके शरीर के करीब पहुंची और छिटक गई। वे तीनों हक्के बक्के रह गए। उनके चेहरों के भाव देखने लायक थे। गजाला के होठों से कह कहा निकला, कोई फायदा नहीं। तुम लोग ना तो मुझे छू सकते हो और ना ही किसी हथियार से मुझे मार सकते हो। ये तो तुमने जान लिया कि मेरे पास दौलत है, परंतु ये नहीं जाना कि मैं हूँ क्या। गजाला हंस रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा और भी खूबसूरत हो गया था। मैं जब भी चाहूँ अपने शरीर के गिर्द ऐसी अदृश्य किरणों को फैला सकती हूँ जो मेरे लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। सिर्फ एक बटन दबाने की देर है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तीनों सत्ते की सी हालत में खड़े रह गए थे। तुम तीनों को यह सोचना चाहिए था कि जो अपना देश बसा सकती है, जो तुम जैसे बेलगाम लोगों को अपने देश में लाकर जीवन दान दे सकती है, उस पर आसानी से काबू पाना नामुमकिन है। मुझे माफ़ कर दो। हमें तुम्हारी ताकत का पता नहीं था। मुझसे भूल हो गई। गजाला पुनः क्या कहा लगा उठी। माफ़ करने का वक्त निकल चुका है। गजाला की आवाज़ में पहली बार खतरनाक भाव उभरे। मेरे सामने खड़े होने की सोचना भी हिम्मत का काम है, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझ पर वार किया। मेरी जान लेनी चाहिए। फिर भी मैं तुम लोगों को जीने का एक मौका भी दिया था, लेकिन वो मौका गंवा दिया तुम तीनों ने। नहीं नहीं, हम तीनों के चेहरे भय से दूध की तरह सफ़ेद और फक्त थे। गजाला ने उन्हें मौत सी निगाहों से घूरते हुए अपना टॉप पेट की जगह से ज़रा सा ऊपर उठाया तो वहाँ लेदर की बेल्ट बंधी नजर आई, जिस पर रंग बिरंगे कई बटन लगे थे। उसी बेल्ट में पाइप की तरह 4 इंच लंबी जेब थी, जिसमें पेन जैसी कोई चीज़ धसी हुई थी। गजाला ने वो पेन जैसी चीज़ निकाल कर हाथ में ली। वे फटी फटी निगाहों से ये सब देख रहे थे। उस चीज़ को गजाला ने उनकी तरफ किया और पीछे उभरा नन्हा सा बटन दबा दिया। उस हथियार के सामने वाले हिस्से से हल्की सी चमक उभरी और वो चमक सामने वाले से जा टकराई। देखते ही देखते उसके शरीर में 6 इंच के व्यास का बड़ा सा छेद होता चला गया। मांस जलने की दुर्गंध उभरी। उसकी छाती में बड़ा सा गड्ढा नजर आने लगा था। हड्डियां चमक उठी थी। वो चीख भी न सका। उसकी आंखें फैली, मुंह खुला और निर्जीव सा होकर नीचे जा गिरा। ये देखकर दोनों चीखे। दहशत में लिपटे पलटकर बाहर की तरफ भागे। गजाला ने उनकी तरफ वो पैन नुमा हथियार करके 2 बार पीछे वाला बटन दबाया। उस नन्हे से हथियार के आगे वाले हिस्से से 2 बार तीव्र चमक उभरी और बारी बारी दोनों के शरीरों से जा टकराई। देखते ही देखते उनके शरीरों का भी वही हाल हुआ जो पहले वाले का हुआ था। इसके बाद वहाँ पैना सन्नाटा उभरा है। गजाला मौत सी निगाहों से वहाँ पड़ी तीनों लाशों को देखते हुए बड़बड़ा उठी, गजाला इज़ ग्रेट। फिर उसने वो हथियार वापस बेल्ट में फंसाया और कलाई पर बंधे घड़ी जैसे यंत्र का स्विच दबाया। यस मैडम, अगले ही पल मध्यम सी आवाज़ों से सुनाई दी। प्रयोगशाला के लिए विमान तैयार है? यस मैडम, मैं आ रही हूँ। कहने के साथ ही गजाला ने घड़ी जैसे यंत्र का बटन दबाया और तेज़ कदमों से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसकी चाल में एक अजीब सी गरिमा थी। वो दरवाजे से बाहर निकली। सामने को जाती 15 फीट चौड़ी पट्टी थी, पक्की। उसके दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे। फिर उनके पार दोनों तरफ दूर तक ज़्यादा हरा भरा लॉन था। आसमान में सूरज चमक रहा था। मध्यम सी ठंडी हवा चल रही थी। गजाला तेज़ तेज़ कदम उठाती उसके उस पक्के रास्ते पर बढ़ गई। यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था। कुछ आगे जाने पर वो रास्ता पूरा पक्का बना नजर आने लगा। वहाँ बिना छत की कार खड़ी थी। गजाला कार में बैठी, कार स्टार्ट की और तेज़ी से आगे बढ़ा दी। कुछ आगे छोटी सी चार दीवारी में लगा गेट नजर आया जो कि खुला हुआ था। गजाला कार को बाहर ले जाती चली गई। बाहर सड़क थी जो कि अधिकतर सुनसान थी। गजाला कार को रफ्तार के साथ सड़क पर दौड़ाई जा रही थी। 7-8 मिनट का सफ़र था उसका। इस दौरान रास्ते में उसे सिर्फ 3-4 कारें ही दिखी जो कि अपने काम में व्यस्त आ जा रही थी। कुछ आगे जाकर सड़क पर कुछ भीड़ सी हो गई थी। बाजार जैसा नज़ारा था वहाँ। हर कोई अपने काम में व्यस्त नजर आ रहा था। गजाला ने बाजार भरा वो रास्ता पार किया और 5 मिनट बाद उसने कार धीमी की। आगे की सड़क बंद थी। बैरियर लगा रखा था। सफ़ेद वर्दी में गने थामे कई लोग वहाँ टहलते नजर आ रहे थे। कार उनके पास पहुँच रुक गई। सफ़ेद वर्दी वालों ने गजालों को पहचाना तो वे फुर्ती के साथ सतर्क हो गए। कुछ सैल्यूट देने में और सिर झुकाने में व्यस्त हो गए तो कुछ ने फ़ौरन बैरियर हटाया। गजाला कार को आगे बढ़ाती ले गई। पुनः बैरियर लगा दिया गया था। उस सड़क के दाएं बाएं कहीं कहीं सफ़ेद वर्दी वाले गन थामे खड़े नजर आ जाते थे। बैरियर से ही दाएं बाएं कटीली तारों की ऊंची बाड़ दूर दूर तक जा रही थी। उसे पार करके भीतर आ पाना आसान न था। आगे वो सड़क बहुत खुली ऐसी जगह पर जा पहुंची जो बहुत खुला इलाका था। छोटे छोटे हैंगरों में 3 विमान खड़े नजर आ रहे थे। उस जगह पर छोटी छोटी रनवे जैसी पट्टियां बनी हुई थी। छोटे विमानों के रनवे वहाँ बने हुए थे। गजाला की कार आगे बढ़ी तो एक हैंगर के बाहर सफ़ेद कपड़े पहने एक व्यक्ति हाथ को हिलाता नजर आया। गजाला ने कार उसके करीब ले जाकर रोकी। नीचे उतरी। मैडम का स्वागत है। वो व्यक्ति अदब से सिर झुकाकर कह उठा।
विमान निकालो। आइए मैडम, विमान तैयार है, आप सीट संभालिए। गजाला आगे बढ़ी, विमान के पास पहुंची। प्रवेश द्वार के पास 2 स्टेप की सीढ़ी रखी हुई थी। गजाला ने उस पर पाँव रखा, विमान के भीतर जा बैठी। 2 सीटर नन्हा सा विमान था ये। गजाला के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मदद से खास किस्म के इन विमानों का निर्माण कराया गया था। वो व्यक्ति भी विमान के भीतर बैठा। विमान ने स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ हैंगर से बाहर आकर हवाई पट्टी पर सरका और फिर एकाएक तेजी से दौड़ते हुए विमान ने ज़मीन छोड़ दी। वो किसी रॉकेट की तरह सीधा आसमान की तरफ बढ़ रहा था। चांदी की तरह वो आसमान में चमक रहा था कि देखने पर आंखें चौंधी आ जाती। चंद पल ही बीते होंगे कि पायलट ने डैशबोर्ड पर लगा लीवर दबा दिया। ऐसा करते ही आसमान में चमकता चांदी जैसा विमान एकाएक अदृश्य हो गया। सामने स्क्रीन पर भी नजर आता विमान एकाएक गायब हो गया था। पीछे सीट पर बैठी गजाला के खूबसूरत चेहरे पर सोच के भाव नजर आ रहे थे। 25 मिनट बाद वो अदृश्य विमान बहुत बड़ी जगह में फैली पहाड़ियों पर पहुंचकर मंडराने लगा। पहाड़ियों के पार घना जंगल नजर आ रहा था। हिंदुस्तान की सीमा पर मौजूद थी वो पहाड़ियाँ। सर्दी में वो जगह बहुत ठंडी हो जाती थी और गर्मियों में ये पहाड़ियाँ बहुत गर्म। यही वजह थी कि इधर पास में कोई बस्ती ना थी और कोई इधर आता भी ना था। करीब 3 मील की जगह में ये पहाड़ियाँ मौजूद थी। फिर हर तरफ घने जंगल की शुरुआत हो जाती थी। जंगल समाप्त होने पर इधर उधर के मौजूद छोटे छोटे गांव बने नजर आ जाते थे। तभी वो अदृश्य विमान बीच की पहाड़ी के खास हिस्से पर पहुंचा और मंडराने लगा। मैडम, पायलट बोला, रास्ता बंद है। गजाला की निगाह नीचे पहाड़ियों पर ही थी। पायलट के शब्दों को सुनते ही समझ गई कि विमान नीचे उतरने को तैयार है। उसने कमर पर बांध रखी बेल्ट में लगा एक खास बटन दबाया तो देखते देखते नीचे की पहाड़ी का एक बड़ा सा हिस्सा सरक कर एक तरफ हो गया और ऐसा लगा जैसे किसी गुप्त महल का बहुत ऊंचा और बड़ा द्वार खुल गया हो। उसी पल विमान ने गोता लगाया और तीर की भांति नीचे झुकता हुआ उस पहाड़ी द्वार के भीतर प्रवेश कर गया। गजाला ने पुनः वही बटन दबाया तो पहाड़ी का सर का हिस्सा वापस अपनी जगह पर आकर स्थिर हो गया। बाहर से देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह पहाड़ियाँ खोखली हैं और भीतर दुनिया को जीतने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। उस अदृश्य विमान ने पहाड़ी के जिस हिस्से में प्रवेश किया था वो बहुत बड़ा खाली हिस्सा था। इतना बड़ा कि वो किसी हवाई पट्टी की तरह नजर आ रहा था। चंद लोग वहाँ मौजूद चाक चौबंद नजर आ रहे थे। पहाड़ी में रास्ता बनता पाकर वो देख तो नहीं पाए कि विमान भीतर आ गया है, परंतु विमान की उठ रही बेहद मध्यम सी आवाज़ से समझ गए कि गजाला मैडम का आवागमन हो गया है। वो मेहमान भीतर प्रवेश करते ही नीचे उतरकर चंद पलों में ही स्थिर हो गया। गजाला ने बेल्ट में लगा बटन दबाया तो विमान अब स्पष्ट रूप से नजर आने लगा। तब तक पहाड़ी का प्रवेश द्वार वापस अपनी जगह पर आकर स्थिर हो चुका था। वहाँ तीव्र रोशनी फैली हुई थी। उस जगह का जर्रा जर्रा चमक रहा था। विमान के नजर आते ही वहाँ मौजूद लोग फुर्ती से दौड़कर विमान के करीब पहुंचे और हाथ बांधे सिर झुकाए आदर भाव से खड़े हो गए। गजाला विमान से उतरी तो वो सब एक ही सुर में बोले, विश्व सम्राज्ञी गजाला की महानता बढ़े, हम ये काम न करते हैं। गजाला महान है। पल भर के लिए ठिठक कर गजाला ने उन्हें देखा। होठों पर मध्यम सी मुस्कान ठहरी। उसके बाद वो तेजी से कदम उठाती उस चिकने सपाट फर्श पर बढ़ गई। कुछ आगे बढ़कर वो ठिठकी और पास के फर्श को देखा। फिर बेल्ट में लगा बटन दबाया तो फर्श का 8 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा हिस्सा ऊपर को उठने लगा। ज्यों ज्यों वो फर्श का टुकड़ा ऊपर उठता जा रहा था, नीचे के लोहे के 4-10 इंच गोलाई वाले थंब भी ऊपर आते जा रहे थे, जो कि उस टुकड़े के चारों कोनों पर टिके उसे ऊपर उठा रहे थे। 8 फीट ऊपर उठकर फर्श का वो टुकड़ा थम गया। अब पुनः नीचे नया फर्श नजर आने लगा था। गजाला उस फर्श पर जा खड़ी हुई तो ऊपर उठ चुका वो टुकड़ा पुनः नीचे जाने लगा। वो लिफ्ट थी जो कि अब फर्श के नीचे जा रही थी। गजाला भी नीचे जा रही थी। चंद पलों में ही गजाला नजर आनी बंद हो गई। फर्श का वो ऊपर उठा हुआ टुकड़ा वापस अपनी जगह पर आ टिका। वहाँ देखकर कोई नहीं कह सकता था कि फर्श का वो टुकड़ा अलग भी हो सकता है। अगला दृश्य। आधे मिनट बाद ही वो लिफ्ट रुकी। गजाला ने पाँव आगे बढ़ाया और चमकती गैलरी में आगे बढ़ने लगी। गजाला के होंठों पर मुस्कान नजर आ रही थी। उसकी चाल में शाही अंदाज भराया था। हर 15 कदम बाद उस गैलरी पर दाएं बाएं मुड़ रहे रास्ते नजर आ रहे थे और वहाँ से नई गैलरी का आरंभ हो जाता था। गजाला आगे बढ़ती रही। रास्ते में सफ़ेद कोट पहने कई वैज्ञानिक आते जाते मिले। गजाला ने आगे बढ़ते हुए मुस्कुराकर सिर हिलाया, परंतु किसी से बात करने या रुकने की चेष्टा न की। यह गजाला की गुप्त प्रयोगशाला थी और यहाँ पर मौजूद हर वैज्ञानिक चोटी का वैज्ञानिक था। गजाला के काम का वैज्ञानिक था। गैलरी समाप्त होने पर गजाला सपाट दीवार के पास रुकी और बेल्ट पर लगा एक अन्य बटन दबाया तो दीवार का 4 फीट का हिस्सा सरक कर एक तरफ हो गया। गजाला ने भीतर प्रवेश किया तो वह हिस्सा पुनः दीवार में आकर स्थिर हो गया।
गजाला अब ऐसे हॉलनुमा कमरे में पहुंच चुकी थी कि जो देखने में ही खास लगता था। एक तरफ 5 फीट चौड़ा और 8 फीट लंबा बोर्ड था, जिस पर बड़े बड़े और नन्हे लाखों की संख्या में स्विच लगे हुए थे। कौन सा स्विच किस काम के लिए, ये याद रख पाना भी संभव नहीं था, परंतु सब याद था गजाला को। उस बोर्ड के ऊपर 2 बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई थीं, जो इस वक्त बंद थीं। उस हॉल के अन्य कोने में अजीब तरह की छोटी बड़ी चंद मशीनें पड़ी थीं। गजाला बोर्ड के पास मौजूद एक कुर्सी पर बैठी और एक स्विच दबा दिया। उसी पल स्क्रीन पर चमक उभरी और धीरे धीरे स्क्रीन रोशन होने लगी। गजाला ने अन्य बटन पर उंगली रखी और कह उठी, ज़खीरा। स्वागत है मैडम, मेरे पास आओ। कहने के साथ ही गजाला ने स्विच पर से उंगली हटाई और अन्य स्विच दबाया। रोशन स्क्रीन पर एक दृश्य चमक उठा। बहुत बड़े और लंबे हॉल में वैज्ञानिकों के व्यस्तता से काम करने का दृश्य था। हर किसी ने सफ़ेद कोट पहना था। कुछ बूढ़े वैज्ञानिक ऐसे भी थे जिन्होंने पैंट कमीज़ या कुर्ता पजामा ही पहन रखा था। वैज्ञानिकों से तिगनी संख्या उनके असिस्टेंट्स की थी। विज्ञान संबंधी सामान टेबलों पर पड़ा था और हर कोई अपने काम में जुटा हुआ था। गजाला का हाथ बोर्ड पर मौजूद एक नन्हे से लीवर पर पहुंचा और धीरे धीरे वो लीवर घुमाने लगी। इसके साथ ही स्क्रीन का दृश्य बदलने लगा। वो वहाँ मौजूद हर जगह को, हर काम को देखने लगी। तभी एक तरफ अन्य दरवाज़ा बेआवाज़ सरका और सूट पहने 50-52 वर्षीय व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया और गजाला की तरफ बढ़ाया। वो दरवाज़ा खुद ब खुद ही बंद होता चला गया था। वो व्यक्ति गजाला के एक तरफ 5 कदम दूर आ खड़ा हुआ और बोला, मैं आ गया मैडम। गजाला ने हौले से सिर हिलाया, हाथ लीवर पर और नज़रें स्क्रीन पर ही रही। आने वाला व्यक्ति वैभव जकीरा था, जिसे कि गजाला जखीरा कहकर ही बुलाती थी। गजाला के साथ वैभव जखीरा 20 सालों से काम कर रहा था। उसने तो जैसे अपनी सारी ज़िंदगी गजाला के कामों के नाम ही लिखवा दी थी। गजाला का सबसे खास था वैभव जखीरा। गजाला की गैर मौजूदगी में वैभव जखीरा की बात पूरी तरह मानी जाती थी। गजाला का ऐसा ही हुक्म था। जखीरा, हुक्म मैडम। कुबेर सिंह ने क्या कर दिया है? गजाला का स्वर बेहद शांत था। धोखा दिया है हमें, बहुत बड़ा धोखा। यस मैडम, वैभव जखीरा ने गंभीर स्वर में कहा। आपने उसे खास जिम्मेवारी सौंपी, लेकिन उस जिम्मेवारी की आड़ में वो बवंडर वाले आविष्कार को स्ट्रांग रूम से चुरा कर ले गया। हमारे 35 वैज्ञानिकों की 8 साल की मेहनत उस फार्मूले पर है। वैज्ञानिक शक्तियों से बवंडर पैदा करने की विधि तैयार की थी कि अगर ऐसा बवंडर किसी शहर में उठा दें तो वो बवंडर 2 घंटों में ही पूरे शहर को चूर चूर कर देगा। मेरे विश्व विजेता बनने के लिए वो बवंडर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। गजाला की निगाह अभी भी स्क्रीन पर थी और हाथ लीवर पर। मैं एक शहर को तबाह करके उस बवंडर के दम पर अन्य शहरों और देशों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती हूँ। इसी कारण उस नकली बवंडर का आविष्कार किया गया। यस मैडम, विश्व विजेता बनने के लिए वो बवंडर भी चंद अचूक हथियारों में एक ज़बरदस्त हथियार साबित होता। लेकिन बवंडर का फॉर्मूला कुबेर सिंह चुरा कर ले गया। कैसे पहुंचा वो स्ट्रांग रूम में? गजाला ने शांत स्वर में कहा। वहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। ये सोचकर मैं खुद परेशान हूँ कि वो कैसे स्ट्रांग रूम में। मुझे जवाब चाहिए। कुछ पल खामोश रहकर वैभव जकीरा सोच भरे सर में क्या उठा। मैडम, कुबेर सिंह की नीयत पहले से ही खराब रही होगी। 2-3 सालों की चालाकी भरी कोशिश में उसने स्ट्रांग रूम के कॉम्बिनेशन नंबर जान लिए होंगे। वो मेरे स्ट्रांग रूम में आने जाने पर अवश्य नज़र रखता होगा। इसके बिना तो वो सारी उम्र भी लगा देता, स्ट्रांग रूम के भीतर न पहुंच पाता। वो मुझ पर नज़र रखता रहा होगा 2-3 सालों तक। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन वो सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे जान गया? स्ट्रांग रूम खोलने और फार्मूला निकाल ले जाने की किसी को खबर ना हुई? सिक्योरिटी क्या करती रही? वैभव जखीरा कुछ बेचैन हुआ। गजाला की निगाह स्क्रीन पर और हाथ लीवर पर जा रहा था। कुबेर सिंह हमारे चंद विश्वासी लोगों में से था। उसका ओहदा बड़ा था, इसी का फ़ायदा मिला उसे। वो हर जगह पहुंचता रहा, किसी को उसकी नीयत पर शक न हुआ। इसी वजह से वो कामयाब रहा फार्मूला चुरा कर ले जाने में। सिक्योरिटी के कई सिस्टम वो जानता था। अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसने कई सिस्टम और जान लिए होंगे। गजाला कुछ देर खामोश रहकर क्या उठी। अब क्या किया जाए? मैडम, वैभव जखीरा के स्वर में तीखापन झलका। मेरे सैकड़ों आदमियों से हर उस जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ वो जा सकता है, जहाँ वो मिल सकता है। कुबेर सिंह कहीं छिपा नहीं रह सकता। वो मिलेगा। हमें फार्मूला वापस चाहिए। वो हम लेकर रहेंगे और उसके धोखे की सज़ा उसे मौत के रूप में देंगे। गजाला ने स्क्रीन पर आता दृश्य देखते हुए कहा। कुबेर सिंह फार्मूले का सौदा किसी और से भी कर सकता है। ये तो इतना आसान नहीं होगा। कुबेर जानता है कि वो फार्मूला कैसा है। उसके बदले में वो इतनी बड़ी दौलत पाना चाहेगा कि देने वाले को भी उतनी बड़ी दौलत का इंतज़ाम करने में परेशानी होगी। ये सौदा वक्त लेगा, काफ़ी वक्त लेगा, और तब तक हम उस तक आसानी से पहुंच जाएंगे। गजाला ने स्क्रीन ऑफ की और वैभव जकीरा को देखा। जकीरा के चेहरे पर सतर्कता के भाव नजर आने लगे। मेरी बात हुई थी कुबेर सिंह से। कब? कैसे? वैभव जकीरा चौंका। उसके मोबाइल फ़ोन पर
ओह, मैंने उसके मोबाइल फ़ोन का नंबर कई बार मिलाया परंतु मिला नहीं। गजाला जकीरा को देखती रही। क्या बात हुई मैडम? वो सौदा मेरे से करना चाहता है फॉर्मूले का। आपसे? वह जकीरा चौंक पड़ा। हाँ। जकीरा हक्का बक्का सा गजाला के खूबसूरत चेहरे को देखता रहा। बहुत। जकीरा ने लंबी सांस ली। हिम्मत वाला काम कर रहा है कुबेर सिंह। ऐसा वो ये सोचकर कर रहा है कि मुझे फार्मूला वापस मिल जाएगा। मेरा मन उसके लिए थोड़ा सा साफ होगा। वो जानता है कि मेरे पास दौलत बहुत है। दौलत की परवाह नहीं है मुझे। फार्मूला पाते ही मैं दौलत को भूल जाऊंगी और उसकी जान बख्श दूंगी। गजाला ने शांत स्वर में कहा। वैसे भी जो कीमत उस फार्मूले की मैं दे सकती हूँ वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। वह जखीरा के दांत बिछ गए। कुबेर सिंह को एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। वो एक एक शब्द चबा कर कह उठा। उससे वैसे ही बेवकूफ़ी वाली बात मत करो। जकीरा की सख्त निगाह गजाला पर जा टिकी। हमारी पहली ज़रूरत है फार्मूले को वापस पाना। हमें पैसे देने में कोई परेशानी नहीं। उसे ज़िंदा छोड़ने में कोई परेशानी नहीं। जकीरा ने अपना कठोर चेहरा हिलाया। उसके बाद उसका जो करना चाहो कर लेना। गजाला ने गंभीर स्वर में कहा। वैज्ञानिकों के उस पैनल के हेड से मेरी बात हुई है जिन्होंने बवंडर वाला फार्मूला तैयार किया था। वे कहते हैं कि नकली बवंडर पैदा करने वाले फार्मूले को दोबारा तैयार करने में उन्हें 5 बरस का वक्त लगेगा। उनका कहना है कि फार्मूला तैयार करके उन्होंने मुझे दे दिया और उससे वास्ता रखते सारे कागजात समाप्त कर दिए गए थे। उस आविष्कार से वास्ता रखती कोई चीज़ उनके पास नहीं है कि उस फार्मूले को आसानी से तैयार कर दें। समझ गया मैडम। हमारा पहला अहम काम है कुबेर सिंह से वो फार्मूला वापस पाना, बेशक इसके लिए उसे कितनी भी दौलत देनी पड़े। कुबेर सिंह से क्या तय हुआ मैडम? पहले फ़ोन पर मैंने ही कुछ तय नहीं किया था। मैं इस काम में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। अब फ़ोन करूँगी तो तय होगा। ये नाजुक मामला है। हम नकली बवंडर पैदा करने का वो फार्मूला गंवाना नहीं चाहते। गजाला ने गंभीर स्वर में कहा। वरना दुनिया को जीतने की मेरी कोशिश में और भी देर लग जाएगी। इतने बड़े काम में किसी का गद्दारी करने की मामूली बात होती है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिससे हमें नुकसान हो। ओके मैडम, पहले कुबेर सिंह से खुशी खुशी सौदा करके नकली बवंडर पैदा करने का वो फार्मूला वापस पा लेते हैं। हाँ। उसके बाद तुम आज़ाद हो कि कुबेर सिंह के साथ जो भी सलूक करो, लेकिन उससे पहले उसे शक भी नहीं होना चाहिए कि हमारा इरादा किसी मोड़ पर उसे नुकसान पहुंचाने का है। वैभव जकीरा ने सिर हिलाया। चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच रही थी। कुबेर सिंह से बात करके सौदेबाजी तय कर लीजिए मैडम। जकीरा बोला। करूँगी, अभी उसे थोड़ा और इंतज़ार कर लेने दो। गजाला का स्वर बेहद शांत था। वैभव जकीरा खामोशी से खड़ा रहा। गजाला कुर्सी से उठी और क्या उठी। काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है मैडम। वैभव जकीरा क्या उठा। जेम्स वेल्स ने कल से अपना काम रोका हुआ है। क्यों? वो स्वीडन जाना चाहता है, अपने परिवार से मिलना चाहता है। मैंने बहुत कोशिश कर ली, वो काम नहीं कर रहा। जेम्स वेल्स का एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है। गजाला क्या उठी। वो हमारे लिए खास आविष्कार कर रहा है। उसके काम ना करने की वजह से 20-25 अन्य वैज्ञानिक भी खाली बैठे जो उसे सहायता दे रहे थे। कहाँ है वेल्स? अपने कमरे में। चलो, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। गजाला वह जकीरा के साथ एक दरवाजे की तरफ बढ़ी। जकीरा ने जेब से रिमोट निकाला और बटन दबाकर दरवाज़ा खोल दिया। दोनों बाहर निकले और लंबी गैलरी में आगे बढ़ गए। साफ चमकती गैलरी में उनके जूतों की ठक ठक गूंज रही थी। सामने से 2-3 लोग अवश्य आए। उनके अभिवादन के जवाब में गजाला खुलकर मुस्कुराई। मिनट भर बाद वे एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहाँ कैप्सूल जैसी पारदर्शी लिफ्ट थी, जो कि फर्श के ठीक बीचों बीच टिकी हुई थी। दोनों दरवाज़ा खोलकर भीतर प्रवेश कर गए। जकीरा ने दरवाज़ा बंद किया और एक तरफ लगा बटन दबा दिया। दूसरे ही पल वो पारदर्शी लिफ्ट बे आवाज़ फर्श के नीचे जाने लगी। कुछ ही पलों बाद उन्हें अंधेरा सा महसूस होने लगा। लिफ्ट में रोशनी चमकने लगी थी। तब चंद पलों बाद ही वो लिफ्ट एक गैलरी के कोने में उतरकर रुक गई। दोनों बाहर निकले और आगे बढ़ने लगे। यहाँ पर चहल पहल ज़्यादा थी। ज़्यादा लोग नज़र आ रहे थे। इस तरफ वैज्ञानिकों और उनके असिस्टेंट्स के रहने के कमरे थे। कुछ देर बाद वे एक दरवाजे के सामने ठिठके। जखीरा ने दरवाज़ा खोला तो गजाला भीतर प्रवेश कर गई। जकीरा भी भीतर आ गया। वो साधारण सा कमरा था। यहाँ बेड, टीवी, फ्रिज और ज़रूरत का अन्य सामान मौजूद था। बेड पर 60 बरस का विदेशी व्यक्ति लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई इस तरफ ही देख रही थी। हेलो वेल्स, मैं जानता था कि तुम आओगी। क्यों? क्योंकि मैंने काम करना छोड़ रखा है। ठीक कहा तुमने। काम और वक्त का नुकसान मुझे पसंद नहीं। मैं तुमसे कहने आया हूँ कि काम मत छोड़ो। मैं स्वीडन जाकर अपने परिवार वालों से मिलना चाहता हूँ। जेम्स वेल्स ने उठकर बैठते हुए कहा। मिल लेना, मना कौन करता है। मुझे बातों से बहलाओ मत। वेल्स पक्के स्वर में बोला। पहले मैं अपने परिवार वालों से मिलूंगा, उसके बाद तुम्हारा काम करूंगा। मुस्करा रही थी गजाला। जिद मत करो वेल्स, मेरे आविष्कार की तरफ ध्यान दो। तुम बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार पर लगे हो। तुम मुझे स्वीडन जाना है। गजाला ने उसके जिद भरे चेहरे को देखा, फिर पास ही पड़ी कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोली। कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? बताना, मैं भूल गई। मेरी बूढ़ी पत्नी, बेटा, बहू और पोता। कौन तुम्हें ज़्यादा प्यारा लगता है? सभी प्यारे हैं। सभी? किसी एक के बारे में बताओ। मेरा बेटा।
जखीरा। यस मैडम। वैभव जखीरा सतर्क हुआ। 24 घंटों के भीतर इसके बेटे की लाश यहाँ होनी नहीं। वेल्स फौरन काँप कर उठा। ऐसा मत करना गजाला, मत करना। तुम मेरा काम नहीं कर रहे तो मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। मुझे सिर्फ काम चाहिए। गजाला का स्वर शांत था। मैं करूँगा काम, सब करूँगा। वेल्स का चेहरा पसीने से भर उठा था। गजाला की एकटक निगाह वेल्स पर थी। दोबारा मेरा काम ना रोकना। नहीं रोकूंगा। मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हें तुम्हारे परिवार से जल्दी मिला सकूँ। वेल्स अपना पसीने से भरा चेहरा पहुँचने लगा। तुम मेरे लिए ऐसे बादल का आविष्कार कर रहे हो जिसे कि आसमान में पहुँचाकर उसके ज़रिए कहीं भी तेजाब की बरसात करवाई जा सकती है। गजाला क्या उठी। हाँ। क्या पोजीशन है तुम्हारे काम की? बहुत अच्छी। आधा काम तो हो चुका है। सफल रहोगे या? मैं सफल ही रहता हूँ। मेरी सफलता ही आज मेरे लिए मुसीबत बन गई कि तुमने मेरा अपहरण करके मुझे यहाँ। दिल छोटा मत करो, मेरा काम पूरा करो। मैं तुम्हें दौलत के समंदर में बिठा दूंगी। इस उम्र में इतनी दौलत का क्या करूँगा? तुम्हारे बेटे के काम आएगी, जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। गजाला ने कहा, उठ खड़ी हुई। जेम्स वेल उसे देखता रहा। कितना वक्त लगेगा तेजाबी बादलों वाले आविष्कार को पूरा होने में? गजाला ने पूछा। 1 साल का वक्त और लगेगा। बेशक 2 महीने और ऊपर लग जाए, लेकिन काम बढ़िया होना चाहिए। गजाला सोच भरे सर में क्या उठी। उन बादलों में कितनी क्षमता होगी? कितना तेजाब वो अपने में समेट कर सैकड़ों मील लंबा सफ़र कर सकेंगे? वेल्स के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। इस बारे में मैं अभी काम कर रहा हूँ। वक्त से पहले कुछ कह पाना ठीक ना होगा। जेम्स वेल ने धीमे से शब्दों में कहा। मेरी यही चेष्टा है कि मेरे आविष्कार की एक कृत्रिम बादल अपने आप में ज़्यादा से ज़्यादा तेजाब समेट कर ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर सके। इस बारे में पक्के तौर पर किसी नतीजे पर पहुंचने में कम से कम 6 महीने तो अवश्य लगेंगे। मेरा वादा है कि जिस दिन तुम इस बारे में नतीजा मेरे सामने रखोगे, उससे 2 दिन के भीतर तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों से मिला दूंगी। बेशक उन्हें यहाँ लाना पड़े या तुम्हें स्वीडन भेजना पड़े। थैंक यू गजाला। गजाला मुस्कराई और वैभव जकीरा के साथ बाहर निकल गई। अगला दृश्य। गजाला वापस उसी कमरे में पहुंची। वैभव जकीरा साथ न था। कुर्सी पर बैठते हुए गजाला ने आंखें बंद कर ली। उसका खूबसूरत चेहरा बेहद शांत सा लग रहा था। कुछ मिनटों के बाद उसने आंखें खोली और कुर्सी से उठकर एक दीवार के पास जा पहुंची और वहीं गुप्त रूप से लगा एक बटन दबाया तो एकाएक सामने की दीवार की ऊपरी परत एक तरफ से मटने लगी। देखने में वो दीवार थी, परंतु हकीकत में ऐसा ना था। दीवार की ऊपरी परत हटते ही नीचे से ऊपर तक लगा आईना नजर आने लगा। आईने में गजाला खड़ी नजर आ रही थी। देर तक, काफ़ी देर तक खड़ी गजाला खुद को आईने में देखती रही। फिर अपने एक एक अंग को छूकर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा नशा, अजीब सी मस्ती आ ठहरी थी। चेहरे की सुंदरता चमक सी उठी थी। उसने गहरी सांस ली और वो गुप्त बटन दबा दिया। दीवार से हटी परत वापस दीवार पर फैलने लगी। गजाला इसे एक साधारण औरत नजर आने लगी थी। ऐसी औरत जिसे अपने प्यार की तलाश हो, जो प्यासी हो। वो वापस कुर्सी पर बैठी और मोबाइल फ़ोन निकालकर नंबर मिलाने लगी। कुछ ही पलों में उसके कानों में बैल बजती सुनाई दी। हेलो। अगले ही पल जो आवाज़ उसके कानों में पड़ी थापर की थी। कैसे हो थापर? गजाला के होठों से खनकती हंसी निकली। तुम? थापर का चौका स्वर गजाला के कानों में पड़ा। हाँ, तुम्हारी गजाला। थापर की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। खामोश क्यों हो गए थापर? फ़ोन क्यों किया? थापर का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। अकेलापन महसूस हो रहा था। गजाला ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी याद आ गई। मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं जो। तुम्हारा मेरा वास्ता तो जन्म जन्म का है। तुम ही पहले और आखिरी मर्द हो जिसने मेरे शरीर को छुआ, इसका इस्तेमाल किया, मेरे से प्यार किया था। बेशक ये बात जुदा है कि तब दुश्मनी के तहत तुमने मुझसे बलात्कार किया था। वो बहुत पुरानी बात है। तब हालात दूसरे थे। कैसे भी हालात हो, लेकिन तुम ही थे और वो मैं ही थी। तुम्हारे अलावा आज तक मैंने किसी को छूने ना दिया। यही कहने के लिए तुमने फ़ोन किया? ये बात तुम्हें कितनी बार तुम्हें कह चुकी हूँ, याद दिला चुकी हूँ। गजाला ने गहरी सांस ली। मैंने तो ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब तुम मुझसे शादी करोगे। वो दिन तुम जब भी चाहो तभी आ सकता है। गजाला ने गहरी सांस ली। जिस दिन तुम बुरे काम छोड़ दोगी, विश्व विजेता बनने का सपना छोड़ दोगी, साधारण स्त्री बन जाओगी, तब हम। पागल हो गए हो तुम। मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंचती जा रही हूँ और तुम मुझे पीछे हटने को कह रहे हो था पर। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं विश्व सम्राज्ञी बनकर भी तुम्हारी पत्नी रहूँगी। गजाला, तुम एक काम ही कर सकती हो, दो नहीं। या तो विश्व को जीतने का झूठा सपना अपने दिल में बिठा लो, या फिर मुझसे शादी कर लो। जब तक तुम साधारण स्त्री नहीं बनोगी, थापर को नहीं पा सकोगी। तुम्हें मेरा बनकर रहना होगा। मैं दुनिया पर राज करूंगी और तुम मुझ पर। गजाला हंसी। ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। ऐसा होगा। आने वाला वक्त तुम्हें सब कुछ दिखा देगा। तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरे शरीर को छुआ, वरना मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक विश्व को जीत कर अपने काबू में न कर लूँ, तब तक मर्द का सुख प्राप्त ना करूंगी। लेकिन तुम्हारी ज़बरदस्ती ने मेरी प्रतिज्ञा को ख़राब कर दिया था। अब तुम्हें पाना, पति बनाना मेरा हक है। गजाला के बारे में सविस्तार जानने के लिए अनिल मोहन के राजा पॉकेटबुक से प्रकाशित ये उपन्यास घर का शेर
ज्वालामुखी, खूंखार और जाबाज अवश्य पढ़ें। ये चारों ही नॉवेल अभी चैनल पर उपलब्ध नहीं, लेकिन जल्दी ही उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तुम्हें तुम्हारा हक देने में मुझे ऐतराज़ नहीं, इनकार नहीं। मुझे पाना है तो दुनिया के विरुद्ध होने वाले हर उस काम को छोड़ना होगा जो तुम कर रही हो। थापर का दड़ता बरस और गजाला के कानों में पड़ा। यह अब मेरे लिए संभव नहीं थापर। इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ मैं कि वापस आने का रास्ता भी मुझे नहीं मालूम। तो मेरा ख्याल छोड़ दो। ये भी संभव नहीं। एक ही वक्त में दो कश्तियों पर सवार नहीं हुआ जा सकता। तुम्हें एक ही कश्ती को चुनना होगा। तुम मेरे लिए कश्ती नहीं हो थापर, मेरा सहारा हो। मुझे विश्वास है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें अपना बना लूँगी। दूसरी तरफ से थापर ने फ़ोन बंद कर दिया था। गजाला ने गहरी सांस लेकर कान से फ़ोन हटाकर फ़ोन को देखा, फिर मुस्कुराकर बड़बड़ा उठी। तुम मेरे बनकर रहोगे थापर, जल्दी मेरे बनोगे।